हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे शुष्क सेल। शुष्क सेल क्या होता है? देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है शुष्क सेल। हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे शुष्क सेल क्या होता है। शुष्क सेल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पानी या नमी या कोई भी द्रव की मात्रा कम होगी, तभी हम इसे शुष्क सेल कह रहे हैं। शुष्क सेल के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए ये मैंने लिखी है, ये एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है बेटा? तो विद्युत रासायनिक सेल मतलब ऐसे सेल जिसमें हम रासायनिक क्रियाएं करते हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उनसे विद्युत उत्पन्न होती है। तो जब रासायनिक क्रिया से विद्युत उत्पन्न होती है तो ऐसी किसी भी युक्ति को जिसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहे हो और उससे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही हो, तो उस युक्ति को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है? तो इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ हम भरेंगे, उस रासायनिक पदार्थों के आपस में कुछ क्रिया होगी जिससे हमें क्या मिलेगी? विद्युत धारा। इसलिए शुष्क सेल के बारे में सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये कि यह एक विद्युत रासायनिक सेल है। अब ये विद्युत रासायनिक सेल जो कम बिजली से चलते हैं, ऐसे उपकरण जो किससे चलते हैं? जो कम बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, जैसे रेडियो है, टार्च है, कैलकुलेटर है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, खिलौना गाड़ी है, इस सब को चलाने के लिए हम विद्युत रासायनिक सेल का उपयोग करते हैं। इसके अंदर हम जो पदार्थ भरते हैं, जो भी विद्युत अपघट्य जो रासायनिक पदार्थ भरे जाते हैं, उनमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसे कौन सा सेल कहते हैं? इसलिए इसे शुष्क सेल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो शुष्क सेल में चूंकि पानी की मात्रा कम होती है, इनमें लिक्विड कम होने के कारण इनके लीक होने का खतरा नहीं होता और इन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो शुष्क सेल एक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल हैं जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों मतलब उपकरणों जैसे टॉर्च है, कैलकुलेटर है आदि को चलाने में प्रयुक्त होते हैं। इनके अंदर हम जो विद्युत अपघट्य भरते हैं वह कम नमी वाला होता है, उसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शुष्क सेल कहा जाता है। कार में या हमारे घर के इन्वर्टर की बैटरियों में जो बैटरियां लगती हैं उनमें द्रव या लिक्विड होता है। चूँकि इसमें द्रव बहुत कम है इसलिए इनके लीक होने की संभावना नहीं होती और इन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सामान्यतः प्रयोग में आने वाले शुष्क सेल वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होते हैं, मतलब जिसे शुष्क लेक्लांशी सेल भी कहते हैं। सामान्य स्थिति की यदि हम बात करें तो सामान्य स्थिति में इनसे मिलने वाला वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। यदि हमें ज़्यादा वोल्ट का करंट चाहिए तो आपने देखा होगा कई जगह हमें 2 शुष्क सेल लगाने पड़ते हैं, कई स्थानों पर 3 का उपयोग करना पड़ता है। तो जितने भी शुष्क सेल लगाने हों उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़कर जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जहाँ अधिक धारा की आवश्यकता होती है वहाँ हम कई सेलों को पैरेलल जोड़ते हैं समानांतर क्रम में। क्लियर है? तो जहाँ हमें कम धारा की आवश्यकता है वहाँ इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जहाँ ज़्यादा धारा की आवश्यकता है वहाँ इन्हें कैसे क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में। इतनी बात क्लियर है? शुष्क सेल में हम किन का उपयोग करते हैं? तो शुष्क सेल में सामान्यतः जिंक कार्बन बैटरी का उपयोग होता है। जिंक ये दोनों चीज़ें होती हैं, उसे हम शुष्क लेक्लांशी सेल कहते हैं। सामान्य स्थिति में बिना विद्युत धारा प्रभावित किए, बिना धारा की स्थिति में इनसे प्राप्त होने वाला वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। यदि हमें इससे ज़्यादा के वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। 3 सेलों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए, एक सेल से हमें धारा मिल रही थी 1.5, तो 3 सेलों से धारा कितनी मिलेगी? 4.5 वोल्ट। तो फिर से समझाती हूँ, हमारे जो शुष्क सेल हैं जो आपने घरों में सामान्य तौर पर देखे हैं वो वस्तुतः जिंक और कार्बन की बैटरी होती है। इसे शुष्क लेक्लांशी सेल भी कहते हैं। सामान्य स्थिति में इनसे कितना वोल्ट मिलता है? 1.5 वोल्ट का करंट इनसे प्राप्त होता है।
यदि हमें 1.5 वोल्ट से ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है तो वहाँ हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यदि हमने 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 1.5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 वोल्ट का करंट हमें प्राप्त होने लगता है। इसी तरह जहाँ पर अधिक धारा की आवश्यकता होती है वहाँ इन्हें कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये सेल काम कैसे करता है? तो देखिए सेल काम कैसे करता है। शुष्क सेल में मैंने पहले भी बताया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इनमें जिंक और कार्बन या जिंक और मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इन पदार्थों को बैटरी के विद्युत अपघट्टे में मिलाया जाता है। जो भी हमारा जिंक कार्बन था या जिंक और मैग्नीज डाइऑक्साइड था, और विद्युत अपघट्टे में मिलाकर हम गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं। ये पदार्थ जो भी हैं, कार्बन का चूर्ण और जो भी हमने विद्युत अपघट्टे मिलाया है या मैग्नीज डाइऑक्साइड और जो विद्युत अपघट्टे मिलाया है, वो आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं और इस रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस विद्युत ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं? विद्युत धारा में। इस विद्युत धारा को बैटरी के धन और ऋण सिरों अर्थात इलेक्ट्रोड के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो शुष्क सेल कैसे कार्य करता है ये क्लियर हो गया होगा बेटा। शुष्क सेल में हम रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उससे विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। हमने जो भी पदार्थ लिया है, कार्बन की छड़ बीचों बीच लगाते हैं, जिंक का को विद्युत अपघट्टे में मिलाकर, मैग्नीज डाइऑक्साइड को विद्युत अपघट्टे में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं, जिंक का खोल लेते हैं। जो भी विद्युत अपघट्ट है उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण मिलाकर हम गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं। उस गाढ़े पेस्ट को कार्बन की छड़ के चारों ओर हम भर देते हैं। वो जब आप चित्र देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि शुष्क सेल में हम रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत धारा प्राप्त कर लेते हैं। विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए विद्युत धारा को बैटरी के धन और ऋण सिरों अर्थात इलेक्ट्रोडों से जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब देखिए ये है हमारा चित्र। इस चित्र को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको इस सेल का वर्णन अपने आप बनेगा। सबसे पहले देखिए इसमें बाहरी एक खोल दिखाया गया है। ये जिंक का आवरण होता है, दिख रहा है, जस्ते का आवरण। जिंक का ये आवरण होता है डब्बे के आकार का। ये जिंक का आवरण होता है और ये किसका काम करता है? एनोड का। एनोड मतलब सेल का वह भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। किसी भी सेल का जो भाग इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो एनोड कहलाता है। अब इस जस्ते के आवरण में हमने गाढ़ा पेस्ट भरा। ये पेस्ट विद्युत अपघट्टे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को मिलाकर बनाया गया है। तो ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हमने इसके चारों ओर लगा दिया। क्लियर है? उसके बाद ठीक इसके भीतर गाढ़े पेस्ट के चारों ओर हमने क्या भरा? मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा। ये देखिए इस एरिए में मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण इस एरिए में भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए बीचों बीच कार्बन की एक छड़ है। कार्बन की ये छड़ या ग्रेफाइट की ये छड़ किसका काम करेगी? कैथोड का। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले क्या किया? जिंक का एक खोखला आवरण लिया। जिंक के उस खोखले आवरण के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का गाढ़ा पेस्ट लगाया। उसके बाद उसके भीतर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण मिलाकर भर दिया। ठीक बीचों बीच कार्बन की या ग्रेफाइट की एक मोटी सी छड़ लगा दी गई। इस छड़ के ऊपर पीतल की एक टोपी लगा दी गई। जिंक का ये जो आवरण है ये एनोड का काम करेगा, और जो पीतल की टोपी वाला भाग है जो कार्बन की छड़ से जुड़ा हुआ है, ये कैथोड का कार्य करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और ये भाग इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा। तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं इसकी संरचना। इसी चीज़ को हमने शब्दों में बताया है जो अभी आपने चित्र में देखा। शुष्क सेल लेक्लांसी सेल पर आधारित है। यह सेल जिंक धातु का गोलाकार सिलेंडर का बना होता है। ये सिलेंडर किसका कार्य करता है? एनोड का। इसके मध्य में ग्रेफाइट की छड़ होती है, जो कार्बन की छड़ मैंने आपको दिखाई थी।
जो किसका कार्य करती है, एनोड का। अतः इस प्रकार के सेल में जिंक पदार्थ एनोड की तरह और ग्रेफाइट कैथोड की तरह है। ग्रेफाइट की छड़ के पास कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण आपको मैंने दिखाया था, उसमें गीला पेस्ट कर कर भरा हुआ है। जिंक धातु के गोलाकार पात्र को अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का गीला पेस्ट लगाकर चिपका दिया गया है अच्छी तरह से। इस सेल को चारों तरफ से विद्युत रोधी बनाने के लिए हम इस पर मोटे कागज़ का आवरण लगा देते हैं, आपने सेल में देखा होगा। अब इस सेल को विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है। अब जोड़ेंगे तो मैंने बताया जिंक किसका काम कर रहा है, एनोड का, तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। देखिए नीचे ये क्रिया दी है, जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2+ में बदल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सेल का वो भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो भाग क्या बनता है, एनोड बनता है। ये त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुँचते हैं। कैथोड पर उपस्थित पदार्थ इस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जो ये MnO2 है इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और MnOOH में बदल जाता है। इस तरह यहाँ पर त्याग एनोड पर मतलब जिंक की छड़ पर और कैथोड पर ग्रहण होता है। अब ये जो मैग्नीज का आयन बना ये जिंक से क्रिया कर लेता है और यहाँ देखिए अमोनियम क्लोराइड और MnO की जब आपस में क्रिया हो रही है, अमोनियम क्लोराइड और MnO2 की जब आपस में क्रिया हो रही है तो अमोनिया गैस उत्पन्न हो रही है। ये अमोनिया गैस यदि ऐसे ही बनती रही तो सेल में दाब बढ़ेगा और वो फट जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है जनरली। तो इसका कारण क्या है कि जो अमोनिया गैस बनती है, यहाँ देखिए ये लाइन दिया गया है, इस क्रिया में बनी अमोनिया गैस जिंक आयन से क्रिया करके संकुल आयन बना देती है और गैसीय अवस्था में नहीं रहती, जिससे सेल लीक नहीं होता। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि शुष्क सेल क्या है, ये कैसे कार्य करता है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसके बारे में मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है, शुष्क सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। इससे प्राप्त होने वाला वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। इससे ज़्यादा का वोल्टेज यदि हमें चाहिए तो कम धारा प्राप्त करने के लिए इसे श्रेणी क्रम में और अधिक धारा प्राप्त करने के लिए इसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके अंदर कम नमी वाले पदार्थ होते हैं, इसलिए इसे शुष्क सेल कहते हैं। क्लियर है? अब इस कैसे कार्य करता है, तो इसमें जिंक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और कार्बन की छड़ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के कारण इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जिसका उपयोग हम कर लेते हैं। फिर इसकी संरचना थी, तो इसकी संरचना में ये चित्र आपको तरीके अच्छे से याद करना है और इस चित्र को आपको अच्छे से याद करना है, ध्यान से समझना है। और इस चित्र को यदि आपने समझ लिया तो इसका वर्णन आप स्वतः लिख लेंगे। इसमें देखिए जिंक का एक खोखला आवरण है, जस्ते का आवरण, जो एनोड का कार्य करता है। एनोड मतलब हमेशा याद रखिए सेल का वह भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन का, देखिए विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं तो वहाँ विद्युत धारा है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कार्बन ग्रहण करेगा, तो चलकर तो जाना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रॉन जहाँ चलकर जा रहे हैं उस परिपथ से जो भी हम जोड़ देंगे हमें उसमें विद्युत मिलने लगेगी, है ना। तो ये आपका जस्ते का आवरण है। जस्ते के आवरण के अंदर हमने हल्के हरे रंग से किसको शो किया है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट को। इसके भीतर हमने गहरे ब्राउन कलर से, ये जो ब्राउन हल्का ब्राउन ग्रीन है, उससे हमने किसको शो किया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण को। बीचों बीच कार्बन की छड़ है, उसके ऊपर पीतल की एक टोपी लगी। कार्बन की ये छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड का। क्लियर है? उसके बाद आपको सेल की संरचना, सेल में सिर्फ आपको मेनली, बाकी तो देखिए जो आपने चित्र बनाया वो आपने शब्दों में लिखा, सिर्फ इतना भाग याद करना है कि जब इसे विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है, वो भी ये दो क्रियाएं यदि आप सीख लेंगे तो अपने आप लिख लेंगे। जब इसे विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है तो जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर Zn+2 में बदलता है तथा ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचते हैं। कैथोड पर जो भी पदार्थ हैं वो इसे ग्रहण करते हैं। कैथोड के पास कौन था, MnO2 और कार्बन का चूर्ण, तो MnO2 इसे ग्रहण करके MnOOH, यहाँ देखिए MnOOH बनाता है।
और अमोनिया गैस उत्पन्न करता है। अमोनिया गैस पहले पद में बने हुए जिंक आयन से क्रिया करती है और एक संकुल यौगिक बना देती है और गैसीय अवस्था में नहीं रह जाती। ठीक है बच्चों, तो इसे अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, और कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अच्छे से पढ़िए, जो समझ में ना आए वो पूछिए। ओके बच्चों, बाय बाय।